अब तक हम लोग उत्तरी अमेरिका में जो पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो जो द्वीप थे, खाड़ियाँ थी, सबसे पहले वो सब देखे, जल संधियाँ थी। इसके बाद हम लोगों ने उसकी झीलें देखी, फिर पर्वत पठार, नदियाँ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? जो कुछ थोड़ी बहुत इसमें बची खुची चीज़ें हैं, जैसे हम लोग उद्योग धंधे लगभग काफ़ी कुछ देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे कुछ बचे हुए हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कृषि क्षेत्र भी है, कृषि क्षेत्र या वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती हैं वो सब देखेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें स्थानीय पौने हैं जो उनको देखेंगे, फिर इसमें जनजातियाँ कौन सी हैं वो देखेंगे, है ना। फिर जो जल धाराएँ हैं इसमें कौन कौन सी, उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, कुछ और बातें जो इसमें हैं उसको जान लेते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 2 ठो पार्क होंगे, यहीं पे देखो, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, और एक और होगा येसोमाइट, येसोमाइट नेशनल पार्क। देखो वहीं पे होंगे, फिजिकल मैप में देखिए दोनों ही है ना। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये जिसके लिए जाना जाता है ज़्यादातर, वो है वहाँ पे गीज़र, गीज़र जानते हो ना, वहाँ गर्म पानी के फुहारे निकलते हैं, जैसे अंदर से पानी निकलता है और गर्म पानी निकलता है वो, है ना। तो वहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो गर्म फेथफुल गीजर या गीजर के लिए प्रसिद्ध है। गीजर है तो गर्म ही है, तो वहाँ पे गीजर के लिए प्रसिद्ध है। गीजर मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ मतलब धरती से पानी अपने आप निकलता रहता है, गर्म पानी, तो बहुत मतलब भाप इसमें निकलती रहती है, तो इस तरह से गीजर के लिए प्रसिद्ध है। एक अल्बर्टा प्रांत में है वुड बफेलो नेशनल पार्क, उसको भी, ये है यूएसए में है। देखो वहीं पे देखो, पहले ढूंढो तो पहले। रॉकी रेंज यहाँ पे है, उसी के आसपास देखो, सीरा नेवादा के आसपास। फिजिकल मैप में देखिए, हाँ प्रेस के बगल में देखिए, लिखा है ना येसोमाइट और येलोस्टोन दोनों है। मिला सबको? उसको मार्क कर लीजिए। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क। हाँ जहाँ भी है वहीं पे लिख लीजिए येसोमाइट, सब यहीं बगल में ही है, देखो सब। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का अल्बर्टा प्रांत, ये है, मैं लिख दे रहा हूँ। बात नहीं, वुड बफेलो नेशनल पार्क अल्बर्टा कनाडा में है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, वैसे अल्बर्टा जहाँ भी जो अल्बर्टा प्रांत है कनाडा का, वहीं पे लिख लीजिए। क्या उसमें नहीं मिलेगा वो उसमें आपको मिलेगा नहीं। अल्बर्टा प्रांत देखो ना कनाडा में कहाँ पे है अल्बर्टा, है ना अल्बर्टा, ये इस क्षेत्र में देखो ना, यहीं पे अल्बर्टा, अल्बर्टा प्रांत है ना। तो यहाँ पे है वुड बफेलो नेशनल पार्क, ठीक है ना। प्रेयरी घास के मैदान बता ही दिया कि जो प्रेयरी घास के मैदान हैं वो स्टेपी तुल्य घास के मैदान हैं। स्टेपी और सवाना क्या होते हैं पता है? उसको पहले लिख देता हूँ। एक होते हैं सवाना घास के मैदान और एक होते हैं
स्टेपी घास के मैदान वो होते हैं जिनमें सिर्फ घास पाई जाती है, और सवाना वो होते हैं जिनमें वृक्ष भी होते हैं और प्लस घास भी पाई जाती है। तो वृक्ष प्लस घास ये किसकी विशेषता है? सवाना की। और स्टेपी की विशेषता क्या है? घास, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। लिख लिए? अब ध्यान दीजिए, सवाना जो घास के मैदान है अफ्रीका में है, आपको पता होगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो ऊपर सहारा के आसपास, जो सहारा के दक्षिणी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। अच्छा, आपको दिख रहा होगा एटलस में कि ये जो कनाडा की तट रेखा है, या फिर जो ऐसे बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना, तो जो कटे छटे ऐसे हैं, तो जिसकी जो तट रेखा है बहुत सीधी नहीं है, ऐसी तट रेखा को बोलते हैं दंतुरित तट रेखा। क्या बोलते हैं? दंतुरित तट रेखा। भाई सीधी बहुत नहीं है ना, तो ऐसी तट रेखा को बोलते हैं क्या? दंतुरित तट रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देख ले रहा हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इंडेंटेड क्या बोलते हैं? इंडेंटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं इसको। दंतुरित तट रेखा, जो बहुत कटी छटी, मतलब बहुत सीधी तट रेखा ना हो, उसको बोलते हैं क्या? दंतुरित तट रेखा बोलते हैं उसको। तट एक और होता है फियोर्ड तट, आप सुने हुए नहीं? यहां लिखिए, फियोर्ड तट। फियोर्ड तट क्या होता है? ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए ये सागर है, महासागर, सागर जो भी है, और कोई तट ऐसा है जो बिल्कुल खड़ा है, ऐसे बहुत सीधा ऐसे खड़ा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फियोर्ड तट। जैसे जो ये वाला तट है ना, ये वाला यहाँ का तट जो है, ये तट है फियोर्ड तट, बिल्कुल सीधा, फियोर्ड तट, ठीक है। कैलिफोर्निया के आसपास का जो तट है उसको बोलते हैं फियोर्ड तट। फियोर्ड तट, फियोर्ड जो भी लिखा रहे, आप सब जान लीजिए आप। फियोर्ड तट। आज कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। लिख लिए? हटा रहा हूं इसको। कृषि क्षेत्र इसके क्या हैं? कृषि क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र कुछ हमने देख लिया है यूएसए वगैरह में, लेकिन आपको बता दूं कि जो कृषि क्षेत्र है वो कनाडा में जो कृषि क्षेत्र है, वो कृषि योग्य भूमि है, वो यूएसए की अपेक्षा बहुत अधिक है ना। और कृषि क्षेत्र में जो यूएसए में बता ही दिया लगभग, कनाडा में भी मक्का वगैरह की खेती होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है। कृषि क्षेत्र है लेकिन खेती बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उन पे ध्यान दीजिए। पहले वनस्पतियों को देख लेते हैं। वनस्पतियाँ,
वनस्पतियाँ उत्तरी अमेरिका में। तो क्रम से जब ऊपर से ऐसे नीचे आते हैं तो कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो उनको मैं लिख रहा हूँ। सबसे ऊपर जो वनस्पति मिलती है उसको बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा वन बोलते हैं, जो भी कह लीजिए, ठीक है। फिर टैगा, हाँ, टुंड्रा या टैगा, इसी को बोलते हैं शंकुधारी, शंकुधारी, हाँ टैगा को। इसके बाद फिर आते हैं मिश्रित या पर्णपाती आते हैं। पहले मिश्रित आते हैं फिर पर्णपाती आते हैं। पहले मिश्रित, मिश्रित मतलब मिश्रित वन, मतलब इसमें शंकुधारी और पर्णपाती, शंकुधारी पर्णपाती मिश्रित। ठीक है। इसके बाद हैं पर्णपाती, और इसके बाद हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन या विषुवतरेखीय वन, जो भी कह लीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, हाँ, ऊपर से नीचे आने पर ये क्रम होता है। कनाडा पूरे में नीचे तक आते हैं। अब ध्यान समझिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए इसमें। जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है, विषुवत रेखा है। ये क्या है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, खास करके 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, वैसे वैसे सूर्य की प्रकाश की उपलब्धता कम होती है, तिरछी पड़ती है, उपलब्धता कम होती है। तो जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता कम होती है तो फिर वहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर नहीं उठती है ना। जैसे हवा गर्म होती है ऊपर उठती है तो फिर ऊपर जाती है, तो वहाँ पे एडियाबैटिक है ना प्रसार होता है, फिर उसके बाद वहाँ पे वर्षा होती है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है ना। मतलब कि जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इधर से इधर जाएंगे तब भी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, उधर से ऊपर से नीचे आएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है ना। अच्छा बताइए, सबसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कहाँ मिलेंगे, इस क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में? जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष अधिक मिलते हैं, है ना। और वहाँ की वनस्पति की सघनता या फिर वहाँ की जैव विविधता बहुत ही अधिक होती है ना, होगी भाई, वहाँ पानी अधिक है। अच्छा दूसरी बात, एक बात और, जो ये यहाँ के वृक्ष होते हैं ये वृक्ष कठोर होते हैं, कठोर लकड़ियों वाले। जैसे जो वृक्ष की लकड़ियों की कठोरता होती है ऊपर से नीचे जाने पर या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है, घटती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। यानी जो ये क्षेत्र है यहाँ पर जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही कठोर, और फिर उनके धीरे धीरे नीचे जाने पर इनकी कठोरता क्या होती है, घटती जाती है। समझ में आया नहीं? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा।
तो इसमें मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको बताता हूँ शंकुधारी वन क्या होते हैं, फिर पर्णपाती क्या होते हैं, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी लकड़ियाँ आती हैं, कौन कौन से पेड़ आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। क्रम यही है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे क्रम यही है। टुंड्रा और टाइगा वनस्पतियों के बारे में बहुत नहीं जानना है। तो वन में जो है वनस्पतियां, या इसी को वन लिख दीजिए। तो चलिए, पहला मैं लिख रहा हूं शंकुधारी, शंकुधारी वन, फिर पर्णपाती वन, फिर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। शंकुधारी, पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने अभी लिखा था ना, सबसे ऊपर टुंड्रा था, और ये टाइगा ही तो है, टाइगा ही है ना। तो ये कनाडा के लगभग अधिकांश भागों में पाए जाते हैं, कनाडा के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं, तथा यूएसए के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों एवं पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा क्या है बताऊंगा, पहले बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि विषुवत रेखा, जैसे मान लो विषुवत रेखा, मैंने कहा बताया कि विषुवत रेखा से दूर जाएंगे तो क्या होगा, क्या घटेगा, नहीं नहीं, लकड़ियों की कठोरता क्या होती है, घटती है। तो ये चूंकि कनाडा के क्षेत्र में है या फिर यूएसए के उत्तरी क्षेत्र में है, अब विषुवत रेखा लगभग, जैसे मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, थोड़ा सा मैं इसको बना दे रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। और ये है दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। तो अब समझिए विषुवत रेखा यहाँ से गई है, तो इस क्षेत्र में मतलब क्या, लकड़ियाँ कठोर होंगी, मुलायम होंगी, मुलायम होगी ना। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे लकड़ियों की कठोरता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ या फिर यूएसए के उत्तरी भागों की बात कर रहा हूँ, तो इसकी लकड़ियाँ क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो हाँ, मतलब कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए लिखिए, मुलायम लकड़ी के अच्छे स्रोत हैं, मुलायम लकड़ी के अच्छे स्रोत हैं, और इनका जो उपयोग होता है वो किस में होता है, तो वही किस उद्योग में, कागज एवं लुगदी उद्योग, उपयोग किस में होता है, कागज एवं
लुगदी उद्योग, सेल्यूलोज, तारपीन, है ना, इन सब में होता है। सेल्यूलोज से रेयान का रेशा बनता है, जानते ही हैं। इसमें लिख ही दे रहा हूँ, सेल्यूलोज से क्या बनता है, रेयान का रेशा। रेयान के रेशे बनते हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल शंकुधारी वन में कौन कौन से आते हैं? हाँ, नहीं बच गए। शंकुधारी वनों में कौन कौन से आते हैं? इसको लगा दें तब। नहीं उधर जरूरी नहीं है। लिख लिए इसको, लिखते रहिए। बालसम, देवदार, रेडवुड, इसको मैं इस लिखता हूँ इससे, बालसम, देवदार, रेडवुड, है ना, और भी हैं, डगलस फर, ये हैं, रेड एंड वाइट शीड, डगलस फर, तो ये भी हैं। तो इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फर, रेडवुड, डगलस, ये सभी पौधों के नाम हैं। पौधे क्या, वृक्ष हैं, शंकुधारी वन है। अब सबसे लुगदी नहीं बनती होगी, लेकिन मुलायम लकड़ी जिनमें मिलती होगी उनसे लुगदी बनती होगी, ठीक है ना। हो गया। पर्णपाती पर आइए। तो पर्णपाती वनों की जो लकड़ियाँ होंगी वो कम से कम इससे तो कम कठोर होंगी, है ना। तो मतलब इससे कठोर होंगी, शंकुधारी से कठोर। हाँ, तो इनकी लकड़ियाँ शंकुधारी वनों की अपेक्षा, शंकुधारी वनों की अपेक्षा अधिक कठोर होती हैं। यूएसए के पूर्वी भागों में अधिक पाए जाते हैं। यूएसए के पूर्वी भागों में अधिक पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। पर्णपाती है ना, और वर्ष में 2 बार ये पत्तियों गिरा देते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जिनको ये वर्ष में 2 बार गिरा देते हैं, जिनको ये वर्ष में 2 बार गिरा देते हैं।
एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाँ, स्प्रूस है, रेड एंड वाइट चीड़, दो होते हैं। रेड एंड वाइट चीड़। मैपिल, हाँ मैपिल है, हेमलॉक है, और क्या है? मैपिल के रस से चीनी बनती है, जानते ही हो, जानते हो नहीं? मैपिल का रस भी, इससे भी चीनी बनती है। अब हो सकता है होता होगा, इसके रस से भी, हाँ चीनी बनती है। स्प्रूस और रेड एंड वाइट चीड़, इससे अखबारी कागज एवं लुगदी बनती है। मैपिल, मैपिल अखबारी कागज एवं लुगदी बनती है। अखबारी कागज एवं लुगदी बनती है, स्प्रूस एवं मैपिल। एक आध दो और होते हैं इसमें, बांज और बीच करके हैं, लिख लीजिए उसको भी, बांज एवं बीच करके हैं, लिख लीजिए इसको। तो ये पर्णपाती वन हो गए, है ना? पर्णपाती वन है। कहाँ पर? हेमलॉक है, बांज है, ये इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ, बांज एवं बीच। अब ये भी कोई पेड़ होता होगा वहाँ पे, NCERT में दिया गया था, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, बांज एवं बीच हैं? हाँ, ये जो नीचे लिखा हुआ था, यहाँ दिख नहीं रहा है क्या? शायद देखो, यहाँ दिख रहा है नहीं? दिख रहा है ना? लाइट तो नहीं जा रही वहाँ पर? चलो ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्या होता है? बताया था ना, वर्षा अधिक होती है तो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलेंगे। कठोर लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ क्या होती हैं? कठोर होती हैं, और कठोर लकड़ियाँ होने के कारण ही इनका निर्माण किया जाता है, भवन निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है ना? ताड़, महोगनी, लाखवुड, ये सब। देवदार तो इसमें आता है। हाँ, हो सकता है आता होगा, जरूरी नहीं बहुत मजबूत लकड़ी हो सकता है करते होंगे लोग। रोजवुड हो सकता है, होता हो। हाँ, होता तो है, लेकिन अब प्रयोग किया जाता है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए इसको लिखता हूँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये हम कहाँ गए, जैसे ये कनाडा के अधिकांश भागों में और यूएसए के उत्तरी भागों में। भाई पहले कनाडा है, फिर यूएसए का उत्तरी भाग, फिर यूएसए के पूर्वी भागों में अधिक पाए जाते हैं, लेकिन लगभग यूएसए में भी पाए जाते हैं। अब फिर नीचे है ये दक्षिण मैक्सिको का क्षेत्र, भाई उसका मैक्सिको है ना। और फिर मध्य अमेरिकी क्षेत्र जो है नीचे, मध्य अमेरिकी क्षेत्र, ठीक है ना, वहाँ पर कौन से पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय। उसको मैं थोड़ा बगल में लिख देता हूँ। दक्षिणी मैक्सिको एवं
मध्य अमेरिकी देशों में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियां कठोर होने के कारण या ऐसा लिखिए, इन भागों में वर्षा अधिक होने के कारण लकड़ियां अधिक कठोर होती हैं। ऐसा लिखिए, इन भागों में वर्षा अधिक होने के कारण लकड़ियाँ अधिक कठोर होती हैं। देखो इधर दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, सही है। लकड़ियाँ अधिक कठोर होती हैं, इसीलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है? इसीलिए इनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। भवन निर्माण में किया जाता है। और जो इसमें हैं कौन कौन से हैं? तो वही है महोगनी, लाकवुड, ताड़, ये सब जो भी हैं। आप इनको जाके और भी ढूंढिएगा, ताड़, महोगनी, लाकवुड, etc। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अधिक कठोर होती हैं। ठीक है ना। महोगनी, तो ये वनस्पतियां हो गई। यहाँ थोड़ा हम देख लेते हैं पशुपालन। तो पशुपालन किस क्षेत्र में अधिक होगा? जहाँ घास के मैदान होंगे। घास के मैदान कहाँ हैं? प्रेरी में। तो प्रेरी में, जो प्रेरी के आसपास के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पशुपालन किया जाता है। और वहाँ का जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो दुधारू पशु हैं उनको पाला जाता है। और जो अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र है ना वहाँ के, वहाँ पे पशुपालन किया जाता है, लेकिन मांस के लिए। किसके लिए? मांस के लिए। तो पशुपालन में लिख लीजिए प्रेरी की विस्तृत भूमियों पर एवं आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों पर। प्रेरी की विस्तृत भूमियों पर एवं आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों पर। अब कैसे करते हैं तो उसमें थोड़ा दो भाग करके लिख लीजिए। दूध के लिए और फिर यहाँ
मांस के लिए। जो दूध के लिए वो होता है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, दूध के लिए पशुपालन होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, और मांस के लिए अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में, अपेक्षाकृत हाँ ये बड़ा उक लगा लीजिए, अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में। ठीक है ना। अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में, मांस के लिए होता है शुष्क क्षेत्रों में, दूध के लिए होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है ना। कनाडा पे आइए। कनाडा में जो कृषि होती है या जो कृषक होते हैं उनको लंबरजैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाडा। यहाँ के जो कृषक होते हैं इनको एक नाम दिया जाता है, LUMBERJACKS, लंबरजैक्स, या हिंदी में ही लिख लीजिए लंबरजैक्स। ये ग्रीष्म काल में कृषि करते हैं, ग्रीष्म काल में कृषि, और शीतकाल में काष्ठ कर्तन या लंबरिंग बोलते हैं उसको। काष्ठ कर्तन, लकड़ी से भी भिन्न चीज़ें बनाना, उसको बोलते हैं काष्ठ कर्तन, लंबरिंग बोलते हैं। लंबरिंग, इसीलिए इनको लंबरजैक्स कहते हैं। ठीक है। काष्ठ कर्तन, मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। काष्ठ मीन्स तो लकड़ी होती है, काष्ठ कर्तन, लंबरिंग बोलते हैं इनको। लंबरिंग, काष्ठ कर्तन बता तो रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो। काष्ठ कर्तन मतलब लकड़ी से भिन्न भिन्न चीजें बनाना, और क्या, वही काष्ठ कर्तन है। काष्ठ मतलब लकड़ी ही तो होता है। कर्तन मतलब करना, जो भी उसके ऊपर कोई कार्य कर रहे हो तो कर्तन हो गया, और क्या। लंबरिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। लिख लिए।
काष्ठ कर्तन मतलब क्या, करना, कुछ करना उसके लिए, और क्या। भाई लकड़ी में कोई काम कर रहे हो, काष्ठ कर्तन हो गया, और क्या। तो चलिए इधर आते हैं थोड़ा सा। चलिए अलास्का पर आते हैं। अलास्का, अलास्का में छोटे छोटे बहुत सारे ज्वालामुखी, उनमें हमेशा धुआं निकलता रहता है, बहुत सारे हैं। हाँ, इसको बोलते हैं वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। उसको मैं लिख रहा हूँ, वैली ऑफ वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे धुआंरे, फ्यूमेरोल्स बोलते हैं, फ्यूमेरोल्स पाए जाते हैं। सतह पर हमेशा निकलते रहते हैं फ्यूमेरोल्स। ये जो अलूसियन द्वीप समूह ऐसे आए हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, इनको एक नाम दे दिया जाता है, इनको एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं फेस्टून्स। क्या बोलते हैं? फेस्टून्स बोलते हैं इनको। अलूसियन द्वीप समूह के जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं? फेस्टून्स बोलते हैं। फ्यूमेरोल्स, फ्यूमेरोल्स, FUMAROLES, ROLES है फ्यूमेरोल्स। फ्यूमेरोल्स बोलते हैं उनको। ऊपर फेस्टून्स, जो अलूसियन द्वीप समूह हैं, उनके समूह को बोलते हैं फेस्टून्स, FESTOONS, फेस्टून्स बोलते हैं उनको। यहाँ 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं अलास्का में। अलास्का में 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनको मैं इधर लिख रहा हूँ। एक को बोलते हैं याकूत और एक होता है चुकची। देखो ये नाम होता है, ध्यान से देखिए, CHUKCHI। देख लेता हूँ, नाम देख लेता हूँ मैं। CHUKCHI। तो नाम तो लिखा होता है चुकची, लेकिन पढ़ते हैं चुकसी। हाँ, CHI है ये, CHUCKCHI। ठीक है ना, CHUCKCHI। तो यहाँ याकूत और चुकसी। एस्किमो भी यहीं पाए जाते हैं, कनाडा के प्रांत में। उनको यूत बोलते हैं या इन्यूत बोलते हैं। इन्यूत मैं थोड़ा इन्यूत की इंग्लिश देख ले रहा हूँ। इन्यूत करके बोलते हैं उसको, INUIT। एस्किमो के प्रकार हैं।
तो यहाँ पर जो कनाडा के ऊपरी क्षेत्रों में यहाँ पर जो पाए जाते हैं इनको बोलते हैं INUIT। ये भी एक जनजाति है जो यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। बाकी जो यहाँ के मूल हैं वो यहाँ के रेड इंडियंस हैं जो इन क्षेत्रों में मिलते हैं, USA में खास करके। रेड इंडियंस नाम कोलंबस ने दिया है ना। पता है क्यों दिया है? कोलंबस जो था वो इंडिया ढूंढने गया था ना, तो वो उधर चला गया भाई, वहाँ से निकला पुर्तगाल से और उसको उधर जाना चाहिए था, घूम करके इधर चला आया। तो जब यहाँ पहुँचा तो उसको लगा कि यही इंडिया है, और यहाँ के लोग लाल लाल थे उसको दिखे, तो उनको कहा उसने रेड इंडियन। तो यहाँ के मूल निवासी थे रेड इंडियन, ठीक है ना। तो एस्कीमो, याकूत, चुकची, रेड इंडियंस। चुकसी है इनयूट, INUIT, इनयूट। हाँ वहीं ऊपर पाई जाती है कनाडा के क्षेत्रों में। एस्कीमो का ये भी प्रकार है, ये भी एस्कीमो ही है। ये भी क्या है? हाँ एस्कीमो में ही। चुकसी आइलैंड है। अब लगभग सब खत्म ही हो गया है। तो ये सब लगभग जो इधर उधर की चीज़ें थी। अच्छा ये बताइए, विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? पेंसिल्वेनिया में। तो उसको लिख लीजिए, विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में खोजा गया था। हाँ उसका जो स्थान है उसका नाम है तेतुसविल्ले। पेंसिल्वेनिया में तेतुसविल्ले जो भी तेतुस है, तेतुसविल्ले या तेतुसविले नामक स्थान पर, और इसको ड्रेक्स कहा गया था। जो कुआं खोदा गया था उसका नाम क्या दिया गया था? ड्रेक्स, ठीक है ना, उसका नाम दिया गया था। कुएं का नाम था ड्रेक्स। और किस स्थान पर खोदा गया था? ये स्थान था विश्व का पहला तेल का कुआं, तेतुसविले नामक स्थान पर, ठीक है ना, पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया एक राज्य है USA का। USA का एक राज्य है क्या? पेंसिल्वेनिया। पेट्रोलियम और कौन सा? और क्या सरसों का तेल निकलेगा क्या खुदाई में? ऐसा लग रहा है। मोदी जी जो बांट रहे हैं उस कौन सा तेल है? रिफाइंड तेल है ना। तो रिफाइंड तेल क्या खुदाई में निकलेगा क्या? तेतुसविल्ले एक स्थान है जो कि USA के पेंसिल्वेनिया राज्य में अवस्थित है। USA के पेंसिल्वेनिया राज्य में अवस्थित है, और यहाँ पर विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। तेल का कुआं जो पहला खोदा गया था तेतुसविल्ले नामक स्थान खोदा गया था, और उस कुएं का नाम रखा गया था, या फिर जो भी उसको ड्रेक्स कहा गया। क्या कहा गया? ड्रेक्स, ठीक है ना। तो अगर कहीं कुआं खोदा जा रहा है तो वो पेट्रोलियम ही होगा, ठीक है ना, और कोई तेल नहीं होगा। हाँ नहीं पता चला तुम लोग समझ लो। चलो ठीक है। अच्छा एक बात और, मैंने एक बात और बताई थी। मैंने कहा था कि देखो यह क्या, जाके देख लीजिए। तो मैंने बताया था आपको कि USA को कनाडा से जो अलग करने वाली लाइन है वो कौन सी है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यही है ना। USA को कनाडा से अलग करने वाली जो लाइन थी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
इसको एक नाम भी दे दिया गया है। ये जो लाइन थी ये ऐसे नहीं थी सीधी, ऐसे ऐसे करके गई थी ना, ऐसे। ये थी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको एक नाम दिया गया है थालवेग। थालवेग लाइन जब मैपिंग कार्टोग्राफी वफी करते हैं ना, तो उसमें थालवेग प्रिंसिपल होता है, तो उसी के आधार पर खींचते हैं, उससे अलग करते हैं, जो भी है थालवेग लाइन बोलते हैं इसको, लिख लीजिएगा। जो ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको बोलते हैं थालवेग लाइन, जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है। थालवेग प्रिंसिपल होता है जिसके आधार पर मैप में अलग करते हैं, है ना, सीमा निर्धारित करते हैं, जो भी, उसको थालवेग प्रिंसिपल बोलते हैं, थालवेग सिद्धांत। ठीक है ना। ठीक, लिख लिए इसको। अच्छा, तो थोड़ी सी बात और जान लीजिए। ये जो कनाडा के हिमनदीय अवशिष्ट झील यहाँ क्रम से बने हुए हैं, हिमनदीय अवशिष्ट झील का मतलब क्या हुआ? जो पहले बर्फ जमी हुई थी, अब बर्फ पिघल गई तो वहाँ क्या बन गई? झील बन गई, है ना। उनको बोलते हैं हिमनदीय अवशिष्ट झील, यही बोलते हैं ना। लेकिन ये जो पांचों झील थे यहाँ पे, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, जो भी थे, हाँ ऐसे ही लगे हुए थे, ओंटारियो, इरी, इनका निर्माण कैसे हुआ था तो ये थोड़ा जान लीजिए। वो तो हिमनदीय अवशिष्ट झील है। हिमनदीय अवशिष्ट झील मतलब बर्फ जमा हुआ था और जब बर्फ पिघल गई तो वहाँ क्या बन गया? झील बन गया। गड्ढा पहले से रहा होगा विवर्तनिकी प्रक्रिया के कारण। जो इन 5 झीलों का निर्माण हुआ है ग्रेट लैक्स का, ग्रेट लैक्स, इनका जो निर्माण हुआ है, ये एक प्रक्रिया होती है बेसल सैपिंग। क्या होती है? बेसल सैपिंग। ये एक प्रक्रिया होती है, बेसल सैपिंग प्रक्रिया से हुआ है। अब बेसल सैपिंग प्रक्रिया क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है, इधर मान लीजिए हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक मतलब बहुत कठोर चट्टान है। इधर वाली भी मान लीजिए हार्ड है और ये वाली सॉफ्ट है, सॉफ्ट रॉक है। तो इधर से जब बर्फ़ पिघलती है थोड़ी थोड़ी, जैसे मान लीजिए इस पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है ऐसे, अब बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पिघलती है ऐसे, तो नदियों के फार्म में जब ऐसे आती है ना ऐसे, तो यहाँ से चट्टानों को तोड़ते हुए आगे ले जाती है। तो यहाँ से चट्टानों की प्लकिंग होती है। प्लक मतलब क्या होता है? चुनना। प्लक मतलब चुनना। तो जब ये बर्फ़ आती है ऐसे हल्की हल्की पिघलती है, तो थोड़ा जब झटका या फिर थोड़ा सा जब पुश करती है, तो यहाँ से चट्टानें टूट टूट के मोरेन के रूप में, मोरेन मतलब होता है हिमोड़। क्या होता है? हिमोड़। हिमोड़ के रूप में आगे बढ़ती है। और जब या करके इन क्षेत्रों में जब जमा हो जाती है, तो इन क्षेत्रों को बोलते हैं आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन, इसको बना लीजिए, बना के लिख लीजिए, ठीक है ना। और फिर ये लगातार ऐसे ही इसमें गड्ढे होते चले जाते हैं। ये भाग नीचे धंसता चला जाता है, नीचे धंसता नहीं है बल्कि उखड़ के आगे जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेसल सैपिंग। धंसाव भी होता है, ऐसी बात नहीं, इसमें धंसाव भी होता है। हाँ, इसमें इस भाग में धंसाव भी होता है। तो इसी धंसाव के कारण जो झीलें बनती हैं उनको बोलते हैं बेसल सैपिंग, है ना। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? बेसल सैपिंग। जिसको जान लीजिए, इतना कुछ आपके यहाँ आएगा नहीं, बस आप जानते रहिए कि ग्रेट लैक्स का निर्माण जिस प्रक्रिया से हुआ है वो क्या है? बेसल सैपिंग, है ना। ये जब बर्फ़ पिघलती है हल्की हल्की, फिर धीरे धीरे आती है, ऐसे धक्का देती है, चूँकि ये सॉफ्ट रॉक है, मुलायम है ना ये,
तो इसमें से चट्टानें टूट टूट के आगे जाती हैं मोरेन के रूप में, हिमोड़ के रूप में। इन लोगों को तो इसको बोलते हैं हिमोड़ बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसका निर्माण हिमयुग में हुआ है, प्लीस्टोसीन हिमयुग में। कब हुआ है? प्लीस्टोसीन हिमयुग में। लिख दे रहा हूँ, प्लीस्टोसीन हिमयुग में इसका निर्माण हुआ है। ग्रेट लैक्स का निर्माण प्लीस्टोसीन में लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व। इनसे 2 प्रकार की झीलें बनती हैं, एक टार्न झील बोलते हैं, एक को फिंगर लेक बोलते हैं। टार्न झील और फिंगर लेक 2 प्रकार की झीलें बनती हैं इससे। टार्न और इसको बोलते हैं फिंगर लेक। टार्न लेक ये गहरा एवं चौड़ा होता है। टार्न एन है, गहरा एवं चौड़ा, छिछला एवं लंबा। छिछला एवं लंबा, आउटवाश प्लेन बोलते हैं उसको। आउटवाश प्लेन। ठीक है, आउटवाश प्लेन। लिख लिए इसको सब। एक जनजाति और है, उसको मैं बता रहा हूं। मैक्सिको में आपने नाम सुना होगा माया सभ्यता का। माया सभ्यता नहीं सुने हो? माया सभ्यता पहले लिख लो, मैक्सिको में माया जनजाति। तो यहाँ तक लगभग माया जनजाति है। इसके बाद है एजटेक, फिर मुइन्स, आगे नीचे दक्षिणी अमेरिका में भी है। इसे मैं बना दे रहा हूँ। तो 3-4 जनजातियां हैं। जैसे यहाँ पे इस क्षेत्र में, इधर खास करके पेरू में, यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है इसका नाम है इंका। क्या जनजाति है? इधर से लेकर के इन क्षेत्रों में पाई जाती है मुइन्स। फिर इस क्षेत्र में है एजटेक और फिर इधर है माया। जनजाति भी है, सभ्यताएं भी थी ये। एजटेक सभ्यता, मुइन्स सभ्यता, माया सभ्यता, इंका सभ्यता। इंका सभ्यता के अवशेष अभी पड़े हुए हैं पेरू में, माचू पिच्चू पेरू। माचू पिच्चू पेरू इंका सभ्यता के अवशेष हैं वहाँ पे भी। ठीक है ना। तो ये माया जनजाति भी है, इसको याद रखना। ठीक है ना। इंका भी जनजाति है। ठीक है ना। मुइन्स्क, मुइन्स्क है, मुइन्स्क। मैं मुइन्स्क को यहाँ लिख रहा हूँ, मुइन्स्क। इधर एस्टेक के नीचे मान लीजिए, इधर जो पनामा वगैरह, कोस्टा रिका, उधर कोलंबिया के क्षेत्र में कुछ जनजाति पाई जाती है। मैक्सिको में माया ज़्यादा है जो है, बाकी तो सब फैल जाते हैं भाई। चूंकि ग्लोबलाइजेशन का युग है तो ऐसा थोड़ी ना कि एक जनजाति एक ही जगह मिलेगी। लेकिन इसमें पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, यहाँ विकास हुआ था इसका। ठीक।
एक और जनजाति हिलीबिली करके है, हिलीबिली, यहाँ पाई जाती है मिसिसिपी घाटी में। मिसिसिपी घाटी में एक हिलीबिली करके है, लेकिन कभी मेरे ख्याल से आएगी नहीं वो। हिलीबिली मिसिसिपी घाटी में, लिख देना मिसिसिपी घाटी में, ठीक। हिलीबिली जनजाति मिसिसिपी घाटी में। मिसिसिपी घाटी में मिला? मिलेगा नहीं, ढूंढो मत। मिसिसिपी घाटी में मिल जाएगा ना, मिसिसिपी नदी में जाएगा। तो उस क्षेत्र में पाई जाती है हिलीबिली, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा जो इसमें स्थानीय पवने हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। स्थानीय पवने, स्थानीय पवने कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इधर देखो पूरा कनाडा का उत्तरी क्षेत्र है, टुंड्रा वाला, तो इधर बर्फ ज़्यादा पड़ती है ना, तो इधर से जो हवाएं आती हैं इनको बोलते हैं ब्लिजर्ड। क्या बोलते हैं? ब्लिजर्ड या ब्लिजार्ड, जो भी लिखा रहे, ब्लिजर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लिजर्ड स्थानीय पवने बोलते हैं इनको, वहाँ के जो स्थानीय रूप से चलती हैं वहाँ पर। यहाँ देखो रॉकी माउंटेन्स हैं, है ना, तो रॉकी से इधर से जो हवाएं चलती हैं, जब ये यहाँ से नीचे उतरती हैं तो इन स्थानों पर इनको बोलते हैं चिनुक। क्या बोलते हैं? चिनुक। चिनुक का अर्थ होता है हिमभच्छी। क्या होता है अर्थ? हिमभच्छी। लिख लीजिएगा, जितना बोल रहा हूँ सब लिख लीजिएगा। चिनुक का अर्थ क्या होता है? हिमभच्छी। हिमभच्छी क्यों होता है? ये गर्म पवनें होती हैं। कैसी पवनें होती हैं? गर्म पवनें होती हैं। तो इस क्षेत्र में जब बर्फ जमी रहती है प्रेरी क्षेत्र में, तो जब ये चिनुक चलती हैं तो इधर की सारी बर्फ क्या होती है? पिघल जाती है, समझ में आया ना। और फिर उधर गेहूं की बुआई वगैरह शुरू हो जाती है। तो जो बर्फ पिघल जाती है इसीलिए उसका नाम रखा गया हिमभच्छी, चिनुक रखा गया। चिनुक स्थानीय नाम है, रेड इंडियंस के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। उसका नाम चिनुक है, इसका अर्थ क्या होता है? हिमभच्छी। हाँ, अब थोड़ा समझिए इसको और थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे रॉकी था, रॉकी के बाद थोड़ा सा देखो यहाँ पे गैप था, तब सियरा मादरे ओरिएंटल और सियरा मादरे ऑक्सीडेंटल था। थोड़ी सी ब्रेकिंग थी ना इसमें, था ना ऐसा। तो यहाँ से देखो, इधर अपलेशियन है, इधर क्या है? तो देखो इधर रॉकी, इधर मैकेंजी, भाई इधर पर्वत श्रेणी, इधर पर्वत श्रेणी, ऐसे तो ये हवाएं आती हैं तो बीच से कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं। फिर ऐसे आती हैं, जब यहाँ आती हैं यहाँ, तो इस क्षेत्र में इनको बोलते हैं नॉर्दर्न। क्या बोलते हैं? थोड़ा और नीचे आते हैं तो इनको बोलते हैं नॉर्टे। क्या बोलते हैं? तो कोलोराडो घाटी में इसको बोलते हैं नॉर्दर्न, और यहाँ बोलते हैं थोड़ा और नीचे आके मैक्सिको वगैरह में बोलते हैं इसको नॉर्टे। इसको कहाँ बोलेंगे? मैक्सिको। ठीक है, कोलोराडो घाटी के नीचे ही बोलते हैं इसको, लगभग मैक्सिको का ऊपरी मैक्सिको का क्षेत्र, दक्षिणी यूएसए एवं उत्तरी मैक्सिको। दक्षिणी यूएसए एवं उत्तरी मैक्सिको, ठीक है ना। बताइए ये ठंडी होंगी गर्म होंगी? ये दोनों ठंडी होगी ना भाई, यही ब्लिजर्ड ही तो है यहाँ तक। थोड़ी कुछ इसमें गर्मी मतलब गर्म हो जाती है, लेकिन ठंडी रहती है फिर भी, ठीक है ना। यहाँ पर एक हवा बहती है मिसिसिपी घाटी में, इसको बोलते हैं ब्लैक रोलर। क्या बोलते हैं? ब्लैक रोलर, मिसिसिपी घाटी में। और यहाँ कोलोराडो घाटी में जो बहती है इसको बोलते हैं सांता आना। क्या बोलते हैं? सांता आना। ये दोनों ही गर्म पवने हैं, गर्म एवं शुष्क पवने हैं।
सांता आना भी और ब्लैक रोलर भी, सांता आना भी और ब्लैक रोलर दोनों ही कैसी पौने हैं? गर्म पौने हैं। ठीक है ना? कौन सी? दक्षिणी यूएसए एवं उत्तरी मैक्सिको। नार्टे ब्लैक रोलर, नार्टे नार्टे है, नार्टे बोल तो रहा हूं, नार्टे। नार्टे मैक्सिको के क्षेत्र में, नार्दर्न उससे थोड़ा ऊपर मान लीजिए, मैक्सिको उत्तरी मैक्सिको दक्षिणी यूएसए के क्षेत्र में नार्टे नार्दर्न होती है यही हवा जो बीच में यहाँ से यहाँ तक आती है। सांता आना है ये कोलोराडो नदी घाटी में, कोलोराडो नदी घाटी में। ये मिसिसिपी नदी घाटी में, मिसिसिपी नदी घाटी में। ठीक, ये सब चलती हैं। लिख लिए? हटाऊं? देख लीजिए, हटाता हूं जल्दी से, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। हटा रहा हूं इसको। अब यहाँ पर जो जलधाराएं हैं उनको देख लीजिए। जलधाराएं कौन कौन सी हैं उनको देखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ग्रेटर एंटिलिस थे, है ना, और यहाँ पर है लेसर एंटिलिस, था ना। और नीचे देखो यहाँ पे विषुवत रेखा कहीं पर थी उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में जो विषुवत रेखा थी उसके ऊपर से जो धारा आती है इसको बोलते हैं उत्तरी विषुवती धारा। कौन सी? और जो इसके नीचे बहती है उसको बोलते हैं दक्षिणी विषुवती धारा। तो ये तो नीचे चली जाती है, ये वाली ऐसे जाती है इधर, और यहाँ एंटिलिस से टकरा करके जो ये जमैका वगैरह है इन सबसे, ठीक है ना, तो ऐसे घूम करके आती है इधर, फ्लोरिडा से बहती है ऐसे आकर के इधर से। तो इसको बोलते हैं अंटाइलिस की धारा। क्या बोलते हैं? एंटिलिस की धारा, वही जो एंटिलिस, ग्रेटर एंटिलिस, लेसर एंटिलिस, क्या बोलते हैं इसको? एंटिलिस की धारा। फिर यहाँ से ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ से जब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं क्या? गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? गल्फ स्ट्रीम। हिंदी में लिख रहा हूँ, गल्फ स्ट्रीम। फिर ये यहाँ आती है, यहाँ ऊपर, और ऊपर देखो यहाँ पे बैफिन द्वीप था, इधर लैब्राडोर सागर था, यहाँ पे इधर ग्रीनलैंड था। तो यहाँ से जो धारा आती है ऐसे, उसको बोलते हैं लैब्राडोर की धारा। क्या बोलते हैं? लैब्राडोर की धारा। यहाँ आके दोनों मिल जाती हैं, यहाँ आके क्या होती हैं? दोनों मिल जाती हैं। फिर यहाँ आइए, यहाँ है अलास्का की धारा। कौन सी? अलास्का की धारा। अलास्का की खाड़ी है ना ये। फिर ये है कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है ना। अब थोड़ा समझिए इसमें से कौन ठंडी है कौन गर्म है, इसको कैसे देखते हैं। ये है अलास्का, और ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। अब कौन ठंडी होगी जलधारा, कौन सी गर्म होगी, थोड़ा समझिए इसको, मैं समझा रहा हूँ इधर।
जैसे ये है, ये विषुवत रेखा है, तो बताया कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो ये क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा। अगर कोई धारा यहाँ से इधर जाएगी तो गर्म होगी ठंडी होगी, गर्म होगी ना, और यहाँ से ऐसे जाएगी तब गर्म होगी, ऊपर से नीचे जाएगी तब, या मतलब इधर से ध्रुव से विषुवत रेखा तरफ आएगी तो ठंडी होगी, ध्रुव से विषुवत रेखा तरफ आएगी तो ठंडी होगी, है ना। कहीं कहीं एक आतपात मिल जाते हैं, नहीं तो जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए विषुवत रेखा कहाँ है, ये वाली है, तो यहाँ से जो धाराएं जाएंगी ये कैसी होंगी, तो ये धारा कैसी है, यहाँ पर इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा, लेकिन है वही वाली फ्लोरिडा की धारा, तो कैसी है, गर्म है, गर्म है ना भाई, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। गल्फ स्ट्रीम कैसी होगी, गर्म होगी। ये लैब्राडोर कैसी होगी, ठंडी होगी। ये गर्म है, ये भी कैसी है, गर्म है, ये भी कैसी है, गर्म है। ये वाली कैसे होगी, ये वाली ठंडी होगी। ये वाली कैसी होगी, ठंडी होगी। आप देखो यहाँ मैंने आपको दो मरुस्थल दिखाए थे ना, कौन कौन से, सोनोरन और मोहावे। मोजावे था लेकिन उसको पढ़ते मोहावे हैं, बताया था ना। उनकी उत्पत्ति इसी जलधारा के कारण हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा है, इसलिए इसका जो जल है ये वाष्प बन के उड़ता नहीं है, मतलब वाष्प बन के ऊपर नहीं जा पाता है। इससे आसपास के क्षेत्रों में जो मौसम है या फिर जो वायुमंडल है उसमें नमी नहीं आती है, जिससे वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। समझा नहीं, जब वर्षा नहीं होती है तो वो क्या बन जाते हैं, मौसम जाते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र बन जाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ही क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। समझ में आया नहीं। तो ये जो सोनोरन और मोहावे डेजर्ट है उनकी उत्पत्ति किसके कारण हुई है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के कारण, ठीक है ना। कौन सी, अच्छा ये सब जैसे मैं अभी अलग अलग एक महाद्वीप में बता दे रहा हूँ, लेकिन ये सभी मतलब अलग अलग नहीं हैं, ये सभी मतलब मिली रहती हैं। जैसे इस क्षेत्र में कुछ है तो ऐसे धाराएं चलती हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे घूम जाती हैं, यहाँ आती हैं तो यहाँ मिलती हैं, फिर यहाँ से ऐसे जाती हैं, ऐसे चलती हैं, तो ये फिर आगे से मिल जाती है। ये जैसे एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो फिर पूरा मिला के एक बार बता दूंगा, ठीक ना, हर धारा को। समझ आए नहीं, ये सभी आइसोलेटेड नहीं हैं, सभी मिली हुई हैं। यहाँ देखो ये ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, यहाँ आके दोनों का जल मिलता है, तो यहाँ मतलब बहुत ही, हाँ सारगैसो नहीं, सारगैसो यहाँ नहीं है। यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। किसके लिए, मत्स्य पालन। तो ये मत्स्य पालन का भी केंद्र है बहुत बड़ा। यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है प्लैंकटन। क्या पाई जाती है, प्लैंकटन, जिनको मछलियाँ खाती हैं, जिनको मछलियाँ खाती हैं। समझ में आया नहीं। तो हाँ, तो जो गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने के कारण जो परिस्थितियाँ बनती हैं, जैसा पानी बनता है उसमें प्लैंकटन बहुत अच्छी तरह से उगते हैं, जिनको मछलियाँ खाती हैं। इसलिए यहाँ मछली पालन का बहुत बड़ा केंद्र, ये भी मत्स्य का बहुत बड़ा केंद्र है। फियोर्ड तट, फियोर्ड तट जो यहाँ का है ये भी मत्स्य उत्पादन का केंद्र है, ठीक है ना। तो ये जलधाराएं याद रखिएगा कौन कौन सी कैसे, बस आपको दिशा याद रखना है बस, कि जैसे यहाँ कैलिफोर्निया है तो ऊपर से नीचे आ रही है, अलास्का भी, लैब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम की ऊपर जा रही है, एंटिलिस की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ठीक है ना। और ये जो धारा आती है ये उत्तरी विषुवती धारा है। कौन सी, उत्तरी विषुवती धारा, ठीक है, उत्तरी विषुवती धारा। और जनजाति बता ही दिया, धाराएं भी हो गई, और क्या बचा इसमें अभी,
ये मैक्सिको की खाड़ी के आसपास जो यहाँ पे चक्रवात वगैरह आते हैं ना, यहाँ पे आते हैं ना चक्रवात, इस क्षेत्र में जो भी चक्रवात आते हैं इन सब को ज़्यादातर इधर ही आते हैं, इसी खाड़ी के आसपास आते हैं। इन सब को, या फिर जो इधर भी आते हैं पूर्वी तट पर भी जो आते हैं, पश्चिमी तट पर, इन सब को एक नाम दिया गया है टर्नेडो। क्या बोलते हैं इनको? टर्नेडो। समझ में आया नहीं? जैसे जापान में टाइफून बोलते हैं, है ना, उस तट पर जो आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली बिली बोलते हैं, तो यहाँ क्या बोलते हैं इनको? टर्नेडो बोलते हैं। ठीक है ना? टर्नेडो। ठीक। और मेरे ख्याल से कुछ है नहीं यहाँ पे। जो था मैंने, अच्छा रेल मार्ग हैं कुछ जो इधर से इधर जोड़ते हैं। रेल मार्ग देखो बहुत दिन से एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, पहले मैं पढ़ाता था लेकिन मैं इस बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? उसको आप लोग कहीं से देख लीजिएगा, कहीं से। एक इधर वैंकूवर ज़्यादा है, इधर हैलीफैक्स। वैंकूवर और हैलीफैक्स जो कनेडियन पैसिफिक रेलवे, कनेडियन सेंट्रल रेलवे, है ना। इधर का जंक्शन वैंकूवर, इधर का जंक्शन हैलीफैक्स, सेंट जॉन्स करके है इधर। तो चलिए उत्तरी अमेरिका में इतना ही। तो जल धाराओं की उत्पत्ति आखिर होती क्यों है? अच्छा, यहाँ पहले एक बात जान लीजिए कि यहाँ बैफीन पे एक जनजाति जो मैंने बताया कौन सी थी? लैप्स। लैप्स जनजाति, बैफीन आइलैंड। ठीक है ना? ये जो बैफीन आइलैंड है यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? लैप्स। ठीक है ना? तो जल धाराओं की उत्पत्ति होती क्यों है ये जानिए। तो मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जल बह रहा है तो जल आखिर बहता क्यों है? आप थोड़ा ध्यान से सोच कर बताइए, जल बहेगा क्यों? बताइए। जल, जैसे जल धाराएं हैं, इधर बहती है, इधर बहती है, इधर बहती है, क्यों बहती है? तो पहले बताओ जल के बहने का मूल कारण क्या है? हाँ, ढाल भी हो सकता है लेकिन यहाँ ढाल नहीं है। जल के बहने का मूल कारण है कि जहाँ पर आयतन अधिक होगा उस आयतन से, उस तरफ से जहाँ आयतन कम होगा उस तरफ भागेगा। भाई जैसे यहीं आप बहुत सारा जल इकट्ठा कर दो तो क्या जल अगल बगल बहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उधर आयतन कम है, इधर आयतन अधिक है, बहेगा ना ऐसे। इसका मतलब कोई भी ऐसा कारण जो किसी जगह पर जल के आयतन को बढ़ा देगा, वहाँ से जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। होगी कि नहीं? भाई जल का आयतन अगर किसी भी कारण से बढ़ रहा है तो वहाँ से जल धाराएं बहेंगी। कहाँ बहेंगी? जहाँ पर जल का आयतन कम हो। अब सवाल यही है कि जल का आयतन किन किन कारणों से बढ़ता है? जल का आयतन किन किन कारणों से बढ़ता है? तो अब देखिए, समझिए इसको, जल का आयतन क्यों बढ़ता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व। द्रव्यमान गुणे घनत्व पढ़े हैं? अच्छा, इसके पहले एक और पहचान लीजिए, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का तो आप बताइए, तापमान बढ़ने से जल का आयतन बढ़ता है या घटता है? जब पानी को गर्म करते हो तो जल का आयतन क्या बढ़ता है घटता है? तुम लोग गधे हो। तापमान बढ़ने से हर चीज का आयतन बढ़ता है। हाँ देखो, पहले बढ़ेगा घटेगा वो अलग बात है, लेकिन जनरली आप वो तो भाई हम बताएंगे उसको, जब आएंगे फिजिक्स पर आएंगे बताएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व न्यूनतम होता है ना। तो लेकिन जनरली क्या है कि जब उसको आप गर्म करेंगे तो जल का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब कि जहाँ भी गर्म क्षेत्र हैं वहाँ का आयतन क्या होगा? अधिक होगा। अगर वहाँ का आयतन अधिक होगा तो उस क्षेत्र से जहाँ का आयतन कम होगा उस क्षेत्र में जलधाराएं बहेंगी। तो इन सब जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? गर्म होना। विषुवत रेखा से जल गर्म होता है और यहाँ आयतन बढ़ता है, तो फिर यहाँ से जलधाराओं की उत्पत्ति होती है और ये ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है घनत्व। कि अच्छा बताइए, घनत्व अगर बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा?
अरे डायरेक्ट है ना, भाई घनत्व तो बढ़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये 10 है और द्रव्यमान मान लो मैं 5 मान ले रहा हूँ और घनत्व मान ले रहा हूँ क्या 2, या मैं ऐसे मान लो इसको 100 करो और इसको करो 20, चलो कोई दिक्कत। एग्जांपल ले रहा हूँ बस सिंपल समझाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं घनत्व को बढ़ा दे रहा हूँ, घनत्व को मैं 25 कर दिया, ये 5 है तो ये कितना हुआ 125। तो घनत्व के बढ़ने पे आयतन बढ़ रहा है ना, आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ऐसा कोई फैक्टर जो घनत्व को बढ़ाएगा वो क्या करेगा, आयतन को बढ़ाएगा, और आयतन को बढ़ाएगा तो जहाँ भी जल का आयतन बढ़ेगा वहाँ से जल धाराओं की उत्पत्ति होगी। तो घनत्व को बढ़ाने का एक फैक्टर है जल की लवणता, जल की लवणता। जैसे जल में नमक घोल दो तो बताओ उसका घनत्व तो बढ़ता है कि घटता है, घनत्व बढ़ेगा भाई, उसमें घोल रहे हैं ना, घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो वहाँ से जल धाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी। इसका मतलब जहाँ पर जल की लवणता अधिक होगी वहाँ से जहाँ जल की लवणता कम होगी उस तरफ जल धाराएँ बहती हैं, बहती है नहीं बहेंगी। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात, समझ पा रहे हो ना हो तो वीडियो फिर से 2 बार 3 बार सुन लेना, मैं हर बार बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ से जल धाराओं की उत्पत्ति होती है वहाँ आयतन अधिक होना चाहिए। अब आयतन को बढ़ाने वाला कोई भी कारण वो क्या होगा, जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण बनेगा। अब आयतन को बढ़ाने के लिए एक तापमान जिम्मेदार, कि तापमान बढ़ेगा तो जल का आयतन बढ़ेगा तो वहाँ से जल धाराओं की उत्पत्ति होगी कम तापमान की ओर। फिर बताया घनत्व है, तो घनत्व किसके कारण, लवणता के कारण। अगर लवणता जहाँ की ज़्यादा होगी वहाँ का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगर घनत्व अधिक होगा तो आयतन भी क्या होगा, अधिक होगा। और फिर वहाँ से जहाँ पे लवणता कम होगी उस तरफ घनत्व कम होगा, और उस तरफ जो है आयतन कम होगा तो उस तरफ जल धाराओं का प्रवाह होगा नहीं। एक और कारण है, कहीं कहीं क्या होता है कि बर्फ पिघलने से भी जल का आयतन बढ़ जाता है। जैसे बर्फ बहुत पिघल रही है, जल का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर जब बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ भी जल का आयतन बढ़ गया तो फिर वहाँ से भी जल की उत्पत्ति होती है। जैसे ये वाली धारा, ये जो लैब्राडोर की धारा आती है, ठंडी धारा, ये यहाँ बर्फ पिघलती है तो वहाँ से जो पानी बहकर आता है वो लैब्राडोर की धारा कहलाती है। कौन सी, लैब्राडोर धारा। तो बर्फ के पिघलने से भी धाराएं बनती हैं समुद्र में, समझ नहीं। ये कारण हो गया। एक कारण और होता है, नहीं बस इतना ही कारण है, हाँ बस इतना ही है, हो सकता है एक आध और हो, मैं मिस कर रहा हूँ शायद, लेकिन इतना मूल कारण है आप। अच्छा, एक कारण और है, वो है हवाओं का प्रभाव। किसका, हवाओं का। तो कभी कभी क्या होता है, जब समुद्री क्षेत्रों में या फिर समुद्र के ऊपर से बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो वो ऊपर के जल को क्या करती हैं, बहाती हैं। ऊपर क्या करती हैं, बहाती हैं। जैसे हम लोग आएंगे दक्षिण अमेरिका में, वहाँ पढ़ेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है ना। तो वो भी जल धाराओं के बहने का एक कारण होता है। तो एक तापमान, एक घनत्व वाले में क्या, लवणता, और एक बर्फ पिघलना, और एक हवाएं। तो ये 3 4 5 कारण है ना, जो कि जल धाराओं के बहने का कारण होते हैं। कुछ और भी बातें हैं यहाँ पे जो मैं थोड़ा मिस कर दिया था, तो इसको मैं अब बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे था, तो यहाँ पे जो जल धाराएं थी जो ऐसे बह रही थी, ठीक है, ये ऐसे जल धाराएं आ रही हैं, तो यहाँ से शायद यहाँ ऊपर से आती हैं क्या, ऐसे बहती हैं, ये इधर अंटालिस से आती है ऐसे। तो ये गल्फ स्ट्रीम है, ये कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। तो ये ऊपर जाती है और ऐसे घूम के फिर ऐसे आती है, ऐसे यहाँ से फिर इसमें मिल जाती है ऐसे। समझ में आया नहीं, इसको समझिएगा ध्यान से। ऊपर वहाँ बोलते हैं ये ऐसे बहती है, तो ये पूरा जल जो है, ये जो पूरा जल होता है ये ऐसे बहता है, ऐसे। अब मैं थोड़ा बड़ा खींच रहा हूँ ऐसे। जब ये ऐसे बहता रहता है
तो यहाँ पर बीच में एक स्थान ऐसा आता है कि जहाँ का जल जो होता है क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल, अगर यहाँ का जल बिल्कुल शांत होता है तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होंगी, क्या यहाँ मतलब वनस्पति उगेगी कि नहीं उगेगी? उगेगी। यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है, इसका नाम होता है सारगैसम। क्या नाम होता है? सारगैसम नामक वनस्पति पाई जाती है, जो कि बहुत ही मतलब जैसे उलझी टाइप की होती है, जैसे वहाँ पे जहाज वहाज की गम्यता नहीं हो पाती है, जैसे उलझ जाती है बहुत ही, है ना, बहुत ही फांसी, क्या बोलते हैं उसको, झाड़ी टाइप की रहती है, हाँ, बहुत ही सघन इसकी वो होती है। तो यहाँ पर देखो सारगैसो सागर होगा, तो इसी सारगैसम वनस्पति के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है सारगैसम, सारगैसो सागर, सारगैसो सागर। देखो वहीं मिलेगा, लिखा होगा, है ना, सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर उस सारगैसम वनस्पति के नाम पर ही पड़ा है, उसका नाम। समझ में आया नहीं? बात समझ में मेरी? तो वहाँ जहाँ सारगैसो सागर लिखा हुआ है वहीं लिख लीजिएगा सारगैसम नामक वनस्पति पाई जाती है। जहाँ भी आप बनाए होंगे या फिर जहाँ भी जो जैसे भी लिखे हों, तो वहाँ पे क्या पाई जाती है? सारगैसम नामक वनस्पति पाई जाती है। अच्छा, यहाँ का जल अगर बहुत ज़्यादा बह नहीं पाता है इस क्षेत्र का जल, तो यहाँ की लवणता अधिक होगी कम होगी? सारगैसो सागर की लवणता बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर पा रहा है, ये जल मूव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यहाँ की लवणता बहुत ही अधिक होती है। ठीक है ना? एक और है, यहाँ देखो इसके आसपास एक स्थान होगा बरमूडा, है बरमूडा, और यहाँ पर है मियामी, और यहाँ पर है पोर्टो रिको। तो इन तीनों को मिला दो तो ये एक ट्रायंगल बनता है, इसी का नाम है बरमूडा ट्रायंगल। क्या नाम है? बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? बरमूडा ट्रायंगल। बात समझ में आई? बरमूडा ट्रायंगल की विशेषता इसमें यह है कि यहाँ पर आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे जहाज इसके ऊपर से गुजरे थे, लेकिन वापस नहीं। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है, आज तक नहीं पता कर पाए कि यहाँ है क्या आखिर, है ना, आज तक कभी। अच्छा, कभी एक जैसे यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करते तो उसमें आता है कि एकमात्र आदमी जो आज तक बरमूडा ट्रायंगल से वापस लौटा, कौन था मैंने खुद देखा नहीं लेकिन आप लोग ढूंढिएगा। वैसे जो आज तक यहाँ गया वापस नहीं आया। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है वैज्ञानिक भी आज तक बता नहीं पाए हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल है ये। बरमूडा वैसे एक देश भी है जो क्रिकेट खेलता है ना, बरमूडा एक देश है, तो देखिएगा उसको भी, बरमूडा एक देश भी है। तो बरमूडा ट्रायंगल का ये रहस्य है। ठीक है ना? तो चलिए, इतनी ही बातें थी उत्तरी अमेरिका में, कुछ और भी बातें होंगी तो आगे हम लोग करते रहेंगे, जहाँ जहाँ जो बातें आएंगी। वैसे है नहीं, इतनी बातें आप लोग तैयार रखिए। इसके अलावा हम एक वीडियो इसका और बनाएंगे, किसका? रिवीजन का, पूरा उत्तरी अमेरिका का रिवीजन। ठीक है ना? जो भी लगेंगे आधे घंटे 45 मिनट हम उसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है ना? इसके तब तक आप लोग क्या करिए कि वीडियो को जो भी देखना है देखिए, और जैसे लिखाया गया उसको वैसे लिखिए। ठीक है ना? ताकि रिवाइज करने पर आप ये जान सकें कि हाँ, हम ये चीज़ पढ़े हुए हैं। ठीक है ना? तो वीडियो बंद कर दीजिए।